नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। आईएएस ये शब्द सुनते ही दिलो दिमाग में एक आभा मंडल उभरता है। अधिकारियों और जिम्मेदारियों का तेज तर्रार व्यक्तित्व, ढेर सारी सुविधाएं, लेकिन उन सुविधाओं के पीछे की जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। देश की नीतियों को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी, समाज और आम लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की, समाज में शांति सुरक्षा बनाए रखने की इतनी ढेर सारी जिम्मेदारियां। जाहिर है ये काम कोई साधारण इंसान तो नहीं कर सकता। इसीलिए ही तो आईएएस बनने के लिए देश की सबसे मुश्किल माने जाने वाली परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होती है। तो क्या आईएएस बनने के लिए असाधारण प्रतिभा और दिमाग चाहिए या फिर किस्मत भी जरूरी है? इसके लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इस परीक्षा में सफलता का आधार बनती हैं, ये सब आज हम जानेंगे। हमें बताएगा कौन? वही बताएंगे जिन्होंने इस प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की है। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी का सक्सेस मंत्र। तो यूपीएससी की परीक्षा कितनी कठिन होती है ये जानेंगे। इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ सुनील कुमार धनवंता मौजूद हैं, जिन्होंने यूपीएससी में 22वीं रैंक हासिल की है। स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। थैंक यू सो मच। चूंकि आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, कितना मुश्किल ये सफर रहा होगा आपके लिए? बहुत ही मुश्किल ये परीक्षा मानी जाती है। कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कैसे यहाँ तक पहुंचे, सब कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मैडम देखिए, सबसे पहले तो एक गांव से बिलोंग करने की वजह से वहाँ पे आर्थिक समस्या काफ़ी होती है, साथ में सामाजिक समस्या, क्योंकि गांव में ज़्यादातर परिवार होते हैं वो जो मीडियम क्लास या लोअर क्लास के लोग होते हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी ये चुनौती होती है कि अपने बच्चों को एक सिटी में भेजकर, दिल्ली जैसे शहर में भेजकर इतनी बड़ी परीक्षा की कैसे करवाते हैं जी। तो मैंने सबसे पहले तो उसी चुनौती को पार करने की कोशिश की और एक सिस्टमेटिक तरीके से मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने जेई की कोचिंग की, वहाँ से मैं आईआईटी दिल्ली में गया ताकि मेरा दिल्ली जाने का एक रास्ता है वो खुल जाए। और उसके बाद में जो आर्थिक समस्याएं हैं वो उनको सॉल्व करने में जो भारत सरकार की नीतियाँ, राजस्थान सरकार की नीतियाँ की जैसे स्कॉलरशिप्स वगैरह होती है, उनने मेरी काफ़ी मदद की। और सबसे बड़ा इनके साथ है हार्ड वर्क। अगर आप इन चुनौतियों को पार करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा होता है कि आपको लगातार इन चुनौतियों का सामना करते हुए मेहनत करना जरूरी है। और मेहनत भी कितनी कि लगातार आपको कभी कभी 12 घंटे पढ़ना पड़ता है, कभी 10 घंटे पढ़ना पड़ता है। एग्ज़ाम के वजह से आप घर पे नहीं जा पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे त्यौहार, बहुत सारे शादियाँ घर की मिस कर देते हैं। लेकिन वो हार्ड वर्क ही है जो लास्ट में आपको एक जीत दिलाता है इस एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम की सबसे बड़ी डिमांड भी यही रहती है कि आप इस एग्ज़ाम में लगातार टिके रहें, मेहनत करते रहें और अंत में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जी बिल्कुल सुनील जी, हार्ड वर्क होता है क्योंकि लाखों परीक्षार्थी यहाँ पर बैठते हैं लेकिन कुछ ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो कई घंटों की मेहनत होती है और अनुशासन होता है जिसके बाद हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं। अनुश्री मीणा 120वीं रैंक इन्होंने हासिल की थी यूपीएससी परीक्षा में, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका अनुश्री जी न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले बात करेंगे सफर की। सफर की शुरुआत कहां से हुई? कहां से आपके दिमाग में ये आया कि आपको आईएएस बनना है? किसने ये प्रेरणा दी और यहां तक पहुंचने का जो सफर रहा वो कितना कठिन रहा, बताइए। सफर की शुरुआत मैं कहूंगी कि मेरे स्कूल के टाइम से ही हुई थी। मेरी मम्मी मेरी सबसे थी, उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि मैं अपने, और उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट है और मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगा देश, एजुकेशन सेक्टर में, विमेन सेक्टर में। और कठिनाइयों की बात कहूँ तो कठिनाइयां तो खैर तो कठिनाइयां थी, पर वही है कि अगर आप उन कठिनाइयों का सामना कर सकते हो और आप में जज्बा है तो वो आपको इतनी बड़ी चीज नहीं लगेंगी। वो बस ऐसा लगेगा कि वो एक आपका ब्लॉक है, स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस की तरफ। जी बिल्कुल, कठिनाइयां तो बहुत होती हैं और एक महिला होने के नाते कठिनाइयां और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि महिलाओं के ऊपर घर की भी जिम्मेदारी होती है, घर वालों की भी ख्याल रखना पड़ता है उन्हें। सुनील जी,
हमें पता चला है कि आपकी जो वाइफ है वो भी एक आईएफएस ऑफिसर हैं। आप एक आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर और वाइफ आईएफएस ऑफिसर। जब बाहर निकलते होंगे तो कितना गर्व महसूस होता होगा आप दोनों लोगों को, और लाइफ में कितनी चेंजेस आई हैं एक अधिकारी बनने के बाद? जी बिल्कुल, मुझे अपनी वाइफ पे पूरा गर्व है, लेकिन इस गर्व के साथ साथ हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी काफ़ी रहती हैं, और उसी जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ हमारे देश की जो समस्याएं हैं और देश की जो चुनौतियां हैं, समाज की चुनौतियां, उनको भी साथ में ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए आपने जैसा बताया कि हमें हमारा अधिकार मिलते हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, लेकिन उसके पीछे जो हार्ड वर्क है और जिम्मेदारियां वो बहुत बड़ी होती है मैम। जी जी, लेकिन ये जो आपने इतनी कठिन परिश्रम की, घंटों की मेहनत की, क्या वो सिर्फ इसलिए था क्या कि गाड़ियां मिलेंगी, बगले मिलेंगे, शोहरत मिलेगा, एक नाम मिलेगा, या कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, इसीलिए इतनी मेहनत की आपने? मैडम देखो, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, और गांव, भारत को अगर समझना है तो आपको गांव में जाना होगा, और गांव में मैंने इतनी समस्याएं देखी हैं, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक, कैसे वहाँ पे गरीब आदमी ज़िंदगी बसर करता है, कैसे उसको जब ऑफिस में जाते हैं तो कई बार करप्शन का सामना करना पड़ता है, उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो मैंने तभी ही डिसाइड किया कि मुझे इस सर्विस में जाकर जो गाँव में लोग रहते हैं, जो हमारा भारत है असली, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना है। क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा सुविधाओं की आदत ही नहीं है, इसलिए हम न्यूनतम सुविधाओं में भी ये चुनौतियों को पार करने की कोशिश करेंगे, और एक समाज में एक नया परिवर्तन, समाज में एक नया बदलाव आए, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। सुनील जी, आपने बताया कि आप एक गरीब परिवार से थे, गांव से थे, तो अभी हमें तमाम दर्शक देख रहे हैं, कोने कोने से, गांव से देख रहे हैं, गलियों में बैठकर देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? क्योंकि लोगों को लगता है कि एक गरीब इंसान अधिकारी नहीं बन सकता है, आईएएस नहीं बन सकता है, क्या कहेंगे उन्हें, क्या मैसेज देंगे? मैडम, जो ये यूपीएससी की परीक्षा है वो एक बहुत ही निष्पक्ष परीक्षा है। यहाँ पर किसी का बैकग्राउंड नहीं देखा जाता कि आप आर्थिक रूप से कितना सक्षम है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कुछ भी नहीं देखा जाता। देखा जाता है तो आपकी जो मेहनत है, आपका जो हार्डवर्क है, और इसके अलावा आपका डेडिकेशन देखा जाता है। जब इंटरव्यू के दौरान भी आपको सवाल पूछे जाते हैं तो वो आपको इसी जांच के लिए आपसे पूछे जाते हैं कि आपका एटीट्यूड क्या है समस्याओं के प्रति, देश के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा इस एग्जाम में 2 बार 198 नंबर आए हैं, और 190 से ऊपर नंबर लाना एक ये माना जा सकता है कि भाई किसी अमीर आदमी को भी मिलते होंगे, लेकिन एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हुए, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हुए उसको इतना नंबर है, इतना नंबर मिला, इसका मतलब यूपीएससी चाहती है कि हमारे समाज के जो गरीब व्यक्ति हैं, जो रियल समस्याओं को समझते हैं, वो भी आगे आएँ। इसलिए मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि बस आपका बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, समस्याएं कितनी हो, अगर आप लगातार हार्डवर्क करते हैं, लगातार टिके रहते हैं इस फील्ड में, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मेरी स्टोरी एक बार पढ़ के देखिएगा कि मैं किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचा हूँ। निश्चित रूप से आपके सारे जो डाउट्स हैं माइंड में वो दूर हो जाएंगे। जी, और बिल्कुल सुनील जी, शायद आपकी स्टोरी सुनकर लोगों को इंस्पिरेशन मिले, जो ये सोचते हैं कि वो शायद आईएएस क्रैक नहीं कर पाएंगे, वो भी जमकर पढ़ाई करें और एक ना एक दिन आईएएस जरूर क्रैक करें। तनुश्री जी, आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि देखिए, लाखों लोग परीक्षा देते हैं लेकिन कुछ ही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं, किस तरीके से लोग तैयारी करें, थोड़ा मार्गदर्शन करिएगा दर्शकों का। मैं ये कहूंगी कि सुनील सर ने एकदम सही कहा है कि हार्डवर्क के बिना तो ये एग्जाम नहीं क्लियर किया जा सकता। ऑफ कोर्स एग्जाम डिफिकल्ट है, बहुत सारे स्टेजेस हैं, आपको रेगुलरली लगेगा कि आप कर सकते या नहीं कर सकते, बट उस टाइम पे जो आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, जो आपके अराउंड पॉजिटिव लोग हैं, जैसे मेरे दोस्त और मेरे पेरेंट्स, तो वो मुझे हमेशा एनकरेज करते थे। उनके साथ आप बात कीजिए, फिर वापस से अपने पढ़ाई में लग जाइए। बिकॉज अगर आपने ठान लिया है कि आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, तो ये मत सोचिए कि ये टफ है, होगा नहीं होगा, बिकॉज वो सब चीजें आपको वापस पीछे खींचेंगी, बल्कि आपको आगे जाना है। मेहनत करते रहिए और कहीं ना कहीं मेहनत का फल हमेशा मिलता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो आपको बस रेगुलरली मेहनत करना है और हार्डवर्क करना है और पढ़ते जाना है बस। जी बिल्कुल, सही कहा आपने तनुश्री जी, सभी को मेहनत करना है और मेहनत का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलना है। एक सवाल मेरा खुद से था, अगर मैं मान लीजिए खुद कल को आईएएस यूपीएससी में बैठती हूँ इस परीक्षा में, तो आजकल सोशल मीडिया लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया जो है उसमें कभी कभी गलत तथ्य भी रहते हैं, तो लोग क्या पढ़ाई में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें या ना करें, ये जरा बताइएगा। आप दोनों लोगों से मेरा सवाल है। सबसे पहले सुनील जी, आप बताइएगा इसे।
देखिए मैडम, आज का ज़माना है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, और कोविड के टाइम पे सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गई है। इसलिए परीक्षार्थियों के सामने चुनौती रहती है कि हम सोशल मीडिया से क्या लें या क्या नहीं लें, क्योंकि आपको सोशल मीडिया भटका भी सकता है और आपको एक विजय भी दिला सकता है इस दौर में। इसलिए आपको तय करना पड़ेगा कि आपका टारगेट क्या है। अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो निश्चित रूप से आप सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिए, लेकिन आपको यूपीएससी का अगर एस्पिरेंट बनना है तो सोशल मीडिया का लिमिटेड इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जो काम की सामग्री है उसको निकाल लीजिए, और जो उसको यूज किस प्रकार से क्रिएटिव तरीके से यूज करना है वो आप सीखिए। अगर आप सोशल मीडिया पर बिना बात के वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम आपसे बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन सुनील जी, कहाँ से पढ़ाएं, मटेरियल कहाँ से लाए, ये एक बड़ा सवाल होता है सभी स्टूडेंट्स में कि आखिर पढ़े कहाँ से, कहाँ पे उन्हें सही फैक्ट्स मिलेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जरा दीजिएगा, आपने कहाँ से पढ़ाई की? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है, तो आपके सामने ये समस्या रहती है कि मुझे कौन सा इन्फॉर्मेशन यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है। इसके लिए मैंने जो अप्रोच बनाई थी वो ये थी कि शुरुआत में मैंने अपना पूरा प्लान बना लिया यूपीएससी का कि मुझे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा बुक लेना है, करंट अफेयर के लिए क्या यूज़ करना है। तो आप भी अपना यही बना सकते हैं कि मुझे कौन से चैनल से पढ़ना है, कौन से यूट्यूब चैनल इस्तेमाल करना है, मुझे कौन से टॉपर को फॉलो करना है ताकि मुझे स्ट्रेटेजी मिल सके। तो आपके पास अगर पहले से प्लान तय है तो आप जब सोशल मीडिया पर जाएंगे तो भटकेंगे नहीं। इसलिए आपको सबसे पहले अपना प्लान बनाना होगा कि मुझे इस आईएएस के एग्जाम तक कैसे पहुंचना है, और अगर आपके पास प्लान है तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया आपके लिए एक वरदान साबित होगा। अच्छा सुनील जी, हम ये भी देखते हैं कि अक्सर जो लोग इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहते हैं वही आईएएस क्वालिफाई करते हैं। तो आपने ज्योग्राफी लिया, तो क्या बताएंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट ले जिससे कि ज़्यादा चांसेस होते हैं यूपीएससी क्लियर करने के? अगर यूपीएससी के डाटा देखा जाए तो इससे ये कहना बिल्कुल मतलब गलत होगा कि केवल इंजीनियरिंग के छात्र ही इस यूपीएससी में ज़्यादा सक्सेस होते हैं, क्योंकि अगर यूपीएससी के सिलेबस को देखा जाए तो ज़्यादातर पोर्शन है यूपीएससी का सिलेबस का वो ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करता है। इंजीनियरिंग छात्रों के आने का सबसे बड़ा एक रीज़न है वो है कि इंजीनियरिंग छात्र, जैसा मैंने आसपास अपने देखा है, वो एक स्मार्ट स्टडी में बिलीव करते हैं, एक सिस्टमेटिक स्टडी में बिलीव करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमैनिटीज़ के कुछ लोग होते हैं वो मेहनत तो करते हैं लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो पाता है। और इंजीनियरिंग छात्र एक्चुअली जब तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग की तो वो बहुत सारे प्रैक्टिस पहले ही कर चुके होते हैं जो ऑब्जेक्टिव तरीका है। इसलिए अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड हो, ह्यूमैनिटीज हो, इंजीनियरिंग हो, अगर आप तरीके से मेहनत कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। ये भूल जाइए, क्योंकि इस बार की जो टॉपर है वो खुद ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इसलिए अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। और सुनील जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि स्टडीज तो सब करते हैं, घंटों घंटों पढ़ाई करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है। आपको ये जानना है कि आपको पढ़ना क्या है। तनुश्री जी, सेम सवाल मेरा आपसे है कि सोशल मीडिया का उपयोग करें या ना करें, करें तो कैसे करें, फैक्ट्स कहाँ से लाएं, फिगर्स कहाँ से लाएं, डिटेल्स कहाँ से लाएं, कैसे पढ़ाई करें, बताइएगा जरा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि वहां पे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा और अननेसेसरी मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है और मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसके बजाय मैं क्या करती थी, मैं गवर्नमेंट के साइट्स को बहुत फॉलो करती थी। जैसे मिनिस्ट्री के साइट्स हो गए तो मैं ऑफिशियल मिनिस्ट्रीज के साइट्स पे जाती थी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके साइट्स पे जाती थी। पीआईबी को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था तो मेरे पास ईमेल आता था, एक गवर्नमेंट का मैगजीन आता है तो मैं वो मैगजीन्स पढ़ती थी और जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स उसमें आते थे मैं उन्हीं को यूज करती थी। तो उनका एक सोर्स था जो कि ऑथेंटिक गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा है, तो उनको को यूज करने में एग्जाम में मुझे दिक्कत नहीं होती थी या झिझक नहीं थी, बिकॉज मैं श्योर थी कि ये मैंने ऑफिशियल डेटा यूज किया है। तो क्या कहेंगी जो स्टूडेंट्स अभी हमें देख रहे होंगे, जो दर्शक हैं, वो कैसे पढ़ाई करें, जरा उनका मार्गदर्शन करिए। अच्छा, तो मैं ये कहूँगी कि जैसे मैं पर्सनली, मेरा पढ़ाई का ये होता था कि मैं अपना डिवाइड करके रखती थी। मेरे बहुत स्पेसिफिक नोट्स होते थे, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर स्टेज के लिए। उसमें भी मेरा नोट्स होता था कि एक बहुत लेंदी नोट्स होते थे जो मैं ज़्यादातर टाइम्स के लिए पढ़ती थी। उसके बाद में मैं हर बार जब मैं रिवाइज करती थी तो मैं उन नोट्स को शॉर्ट करती जाती थी। सिलेबस को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, बिकॉज वही आपका गाइडलाइन है, वो मेन सोर्स है। आप सिलेबस से एक एक टॉपिक उठाइए,
उस टॉपिक को आप अपना अगर ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं तो वहां लिखिए, अगर ऑफलाइन कॉपी में बना रहे हैं या शीट्स पे बना रहे हैं तो वहां लिखिए। और फिर अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। फिर स्पेसिफिकली आप देखिए कि आपको कौन सा डेटा समझ में आता है। जैसे अगर यूट्यूब वीडियोस की बात हुई तो जैसे मुझे पर्सनली स्टडी IQ करके एक चैनल है, वो काफी अच्छा लगता था। और भी 2-4 ऐसे चैनल्स हैं जिनका इन्फॉर्मेशन मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। तो इसमें थोड़ा एक पर्सनल टच लाने की बहुत ठीक है। तो कुल मिलाकर सिलेबस पे ज्यादा फोकस रखना है। इस वक्त हमारे साथ परीक्षित सियाज जी जुड़ चुके हैं जिन्होंने UPSC में 529वीं रैंक हासिल की है। स्वागत है आपका परीक्षित जी न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और सबसे पहला आपसे मेरा सवाल यही है कि सक्सेस का मंत्र क्या है, क्या कहेंगे आप, कैसे यहां तक पहुंचे? सक्सेस का मंत्र यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क एंड दैट शुड बी अनकॉम्प्रोमाइजेबल। और दूसरा ये कि बिलीव रखें, साइकिल जो है, ह्यूमन जो लाइफ है हमारी, वो साइकिल में चलती है। इट कैन नॉट बी ऑलवेज गुड, इट कैन नॉट बी ऑलवेज बैड, हमेशा अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हम ये ध्यान रखें और ये सभी के साथ है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और ये कि माँ सरस्वती किसी का उधार नहीं रखती हैं, तो अगर हमने मेहनत की है तो हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। बिल्कुल, अगर मेहनत की है तो उसका फल मिलेगा और आप सभी को उसका फल भी मिल गया है। आज आप एक अफसर लेवल पे हैं, निश्चित तौर पे बहुत फख्र भी महसूस होता होगा आपको भी और आपके परिवार वालों को भी। लेकिन देखिए, हमारे देश में समस्याएं तो बहुत हैं। जब एक कोई IAS अफसर बनता है तो वो यही सोच के बनता है कि जो देश में समस्याएं हैं उनको खत्म करेंगे। आप लोगों ने भी सोचा होगा, एक एक कर सबके पास आऊंगी और जानूंगी कि अगर आपको एक मौका मिले कोई एक समस्या खत्म करने का तो आप किसे खत्म करना चाहेंगे? सुनील जी, शुरुआत आपसे करते हुए बताइए, अगर आपको मौका मिलता है तो कौन से समस्या को आप प्राथमिकता देंगे? मैडम, हमारे आज अगर देखें तो देश की जो ज़्यादातर जनसंख्या युवा जनसंख्या है, और युवा जनसंख्या का हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं उसका सबसे बड़ा दारोमदार है वो है एजुकेशन और हेल्थ पे। और मैंने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर जो प्राथमिक जो स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। इसलिए सबसे बड़ा काम मेरा जो होगा एडमिनिस्ट्रेशन में जाते ही वो ये होगा कि मैं एजुकेशन और हेल्थ के लिए अच्छा काम करूं, जो पॉलिसीज़ हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करूं और जो नए नए क्षेत्र के अनुसार इनोवेशंस हैं उनको लागू करूं। मैम, अगर ये काम हो गया तो निश्चित रूप से हमारे देश में जो स्किल डेवलपमेंट है और एक अच्छी जनसंख्या, स्वस्थ और शिक्षित जनसंख्या है, उसका अनुपात बढ़ेगा, जिससे हमारी GDP और विश्व स्तर पर जो हमारी रैंकिंग्स हैं उसमें सुधार आएगा। मैम जी सुनील जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर स्किल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है और प्रधानमंत्री भी लगातार लोगों के स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। बहुत अच्छी सोच है आपकी। तनुश्री, आप किस चीज़ को करना चाहेंगी, बताइए ज़रा, आप किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना चाहेंगी? अगर मतलब मेरा ये है कि बिकॉज मैं एक महिला हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए एनकरेज कर पाऊँ। जिस भी तरीके से मुझसे बन पाएगा मैं उन्हें मोटिवेट करूँगी। जितना मेरा रिसोर्सेज होगा या फिर जो मेरी पावर ऑफ और अथॉरिटी होगी उसके बेसिस पे मैं उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं बिकॉज वो इकोनॉमिकली लोगों पे डिपेंडेंट होती हैं, उस वजह से वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाती। तो खुद के डिसीजंस लेने के लिए, खुद के लिए आगे जाके अपने बच्चे और परिवार के लिए खड़े होने के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और खुद के पैरों पे खड़ा होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मुझे लगता है कि मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसके ऊपर सबसे पहले काम करूँ। जी बिल्कुल तनुश्री जी, क्योंकि आप एक महिला हैं तो आप महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान भी दे रही हैं और वुमेन एम्पावरमेंट पर फोकस करना चाहेंगी। परीक्षित जी, सेम सवाल मेरा आपसे है, अगर आपको मौका मिलता है तो क्या बदलाव लाएंगे? सबसे पहले किसको प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे आप? जी मैम, मैंने अभी राजस्थान पुलिस सर्विस की ट्रेनिंग में ले रहा हूँ और इस ट्रेनिंग के दौरान वी वर सेंट टू द फील्ड, जहाँ हमें ग्राउंड पे चीज़ें कैसे चल रही हैं उसको देखने का मौका मिला। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि हमारी सरकार जो है बहुत पैसा खर्च कर रही है हेल्थ पे, एजुकेशन पे, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा, हम अच्छे से रिसोर्सेज हम दे पा रहे हैं, पर समस्या आ रही है नंबर 1 इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। यानी कि पैसा आ रहा है, खर्च भी हो रहा है, अच्छा उसका रिजल्ट भी आ रहा है, पर कुछ और उसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो पहला तो है ये कि जो सुविधाएं ऑलरेडी हैं उन्हें हम और बेहतर कैसे कर सकें, कैसे हम लोगों को उनमें ये कॉन्फिडेंस ला सकें कि आप वो सुविधाओं का लाभ लीजिए। और दूसरा ये कि हमारे जो सोसाइटी में मैंने ये पाया कि लोग थोड़े से डिपेंडेंसी का भाव उनमें आ गया है कि हर चीज़ सरकार कर देगी। आई थिंक इस चीज़ से हमें बाहर निकलना होगा। लोगों में ये हो कि सरकार ने हमें सुविधाएं दी हैं, सरकार एक इनेबलर है,
और हम उन सुविधाओं का लाभ लेकर खुद अपने लिए क्या कर सकते हैं। आई थिंक जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक इन सुविधाओं के होने के बावजूद हम बहुत अच्छा कर नहीं पाएंगे। तो हमें इन 2 फ्रंट्स पे काम करना होगा। पहला इम्प्लीमेंटेशन को और हम बेटर कर पाएं, और दूसरा लोगों में कॉन्फिडेंस ला पाएं कि इन सुविधाओं का लाभ लेकर हम बेहतर कर सकते हैं। तब मुझे लगता नहीं कि हमारे देश को विश्व गुरु और विश्व शक्ति बनने से कोई रोक सकता है। बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता है, और एक दिन बनेगा भी। परीक्षित जी, इस वक्त हमें लाखों दर्शक देख रहे हैं, गली गली से देख रहे हैं, गरीब लोग भी देख रहे हैं। कैसे आप उन लोगों को प्रेरणा देंगे कि वो यूपीएससी को क्वालिफाई कर सकें? थोड़ा उनका मार्गदर्शन करिए और बताइए किस तरीके से वो पढ़ाई करें। जी, सबसे पहला तो एक इच्छा होनी चाहिए। अगर ईश्वर ने किसी के मन में, भगवान ने, जिस भी नाम से हम उन्हें पुकारें, अगर उन्होंने ये इच्छा किसी व्यक्ति के मन में लाई है कि मुझे ये एग्जाम या कोई भी जीवन में अच्छा काम करना है, तो यानी कि ईश्वर चाहते हैं कि वो व्यक्ति वो काम करे। दूसरी बात उसमें यह है कि समस्याएं हर रास्ते में होती हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे अच्छा बिजनेस करना हो, अच्छा खिलाड़ी बनना हो, अच्छा टीचर बनना हो, हर काम में हमें चैलेंजेस आते हैं। हम ये याद रखें कि चैलेंजेस हर बिजनेस में है, हर लाइन में है, हर फील्ड में है। हमें डिमोटिवेट नहीं होना है और हमें बस मेहनत करते रहनी है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है मेहनत सही दिशा में। उदाहरण के लिए सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान अगर हम पढ़ रहे हैं, सही चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, पर अगर हम सही चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिमिलरली स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, हर चीज़ में है। तो हमें सही मार्गदर्शन चाहिए, और आजकल मार्गदर्शन तो इंटरनेट पे इतना उपलब्ध है, अच्छी चीज़ें यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे टॉपर्स हैं जो अपनी शेयर करते हैं स्ट्रैटेजीज़ को। हम उन्हें पढ़ें, हम उन्हें देखें कि हम उनमें से क्या सीख सकते हैं, और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, और अगर हम डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा तय करके तैयारी करेंगे स्ट्रक्चर्ड वे में, तो सक्सेस मिल सकती है। और मुझे लगता है कि सक्सेस जो है वो किसी इकोनॉमिक लेवल, गरीबी अमीरी, इसकी मोहताज नहीं है। जो व्यक्ति मेहनत करेगा, सही दिशा में करेगा, वो सक्सेस को प्राप्त करेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप आईपीएस से आईएएस में आए, तो क्या कुछ बदलाव आपने दिखे? कैसे आपने तैयारियां की? कैसे ये सफलता मिली आपको? देखिए, मैंने जब आईपीएस में था तो एक चुनौती होती है कि आपके पास समय काफ़ी कम रहता है और उसी समय में आपको तैयारी करनी होती है। तो मैंने सबसे पहले तो ये किया कि जो मेरे बेसिक्स थे, जो पहले के पढ़े हुए थे, उनको जल्दी जल्दी रिवाइज़ किया। और इस बार एक्चुअली मैं पहले से सेलेक्ट था, इसलिए मुझे बेसिक्स में ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। मैंने जो इस बार सबसे ज़्यादा सुधारा वो था मेरा प्रैक्टिस लेवल, कि मुझे किस प्रकार से क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करनी है, टाइम से पेपर करने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जीएस में आपके पास 20 सवाल होते हैं 3 घंटे में, और एक चुनौती होती है कि उस 3 घंटे में 20 सवाल को अच्छे से अटेम्प्ट कैसे किया जाए। और जब आपका हिंदी माध्यम होता है तो ये चुनौती और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसका एक ही समाधान है, वो है प्रैक्टिस। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर लिख रहे हैं 3 घंटे के अंदर, आप घड़ी लगाकर 3 घंटे में पेपर लिखिए। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल वहाँ पे कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका पेपर वहाँ पे पूरा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट, 2018 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, पहली बार मेरा सिलेक्शन हुआ था, उस वक्त मेरे जीएस में 325 मार्क्स थे। और उसका कारण यही था कि कहीं ना कहीं जीएस में मेरे क्वेश्चंस छूट गए थे। लेकिन इस बार मैंने ये तय किया कि मुझे जीएस में एक भी सवाल नहीं छोड़ना है 20 में से, चाहे कुछ भी हो। इसलिए मैंने कम से कम भी 30 से 40 टेस्ट पेपर एग्ज़ाम के पहले ही लिख लिए थे। और मैं आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट फिर से एक ध्यान में लाना चाहता हूँ, इस बार मेरे जीएस में 420 नंबर आए हैं। इसका मतलब लगभग 90 to 95 मार्क्स ज़्यादा जीएस में आए हैं, और उसी वजह से मेरी रैंक 22 है। ठीक है सुनील जी, ये तो हम रिटन की बात कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू क्वालिफाई करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नर्वस हो जाते हैं जब इंटरव्यू में पहुँचते हैं। तो सभी से ये मेरा सवाल होगा, इंटरव्यू में क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसको कैसे टैकल करें, अपने नर्वसनेस को कैसे काबू करें, ये सारी चीज़ें बताइएगा सर। देखिए मैडम, इंटरव्यू है वो आपके नॉलेज का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, क्योंकि जो यूपीएससी खुद लिखती है वो है व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व में नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो मेंस में आपका चेक हो चुका होता है। लेकिन आगे जो चेक किया जाता है वो आपका एटीट्यूड है, आपकी पर्सनैलिटी है। तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप सबसे पहले जो आप जानते हो, अपना नॉलेज हो, उसको अच्छे से स्ट्रक्चर कीजिए। आपको सवाल पूछा जाता है तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए उसके सकारात्मक बातें, नकारात्मक बातें, उसको दोनों को बताते हुए आप आगे की सुझाव पे फोकस कीजिए। और अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है, दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे इस बार जब इंटरव्यू हुआ था, मैंने 5 सवालों में स्पष्ट मना कर दिया था कि मैम मुझे इसका उत्तर नहीं आता है। तो यूपीएससी से बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती कि आपको उत्तर नहीं आता है। लेकिन इस बात पे जरूर फोकस होता है कि आप ईमानदारी से उनको बता पा रहे हैं, आप ब्लफ